दोस्तों नमस्कार। क्या आपके अस्पताल में कोई बेड खाली है? वो मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। जैसे ही कोई बेड खाली होगा वो मिल जाएगा। और वो बेड खाली कब होगा? जब उस पेशेंट की मौत हो जाएगी। तो क्या बाहर बैठकर हम ये मनाएं कि अंदर किसी बेड पर किसी पेशेंट की मौत हो जाए? नहीं नहीं, आप यह भी मना सकते हैं कि वह ठीक हो जाए। और जब बेड मिल गया तो उसके बाद फिर वही सवाल, क्या इस पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट नहीं किया जा सकता है? आईसीयू में भी कोई बेड खाली नहीं है। मनाइए वहां पर कोई बेड खाली हो जाए तो आपके पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और वो कब शिफ्ट होंगे या वो खाली कब होगा बेड? जब किसी की मौत हो जाएगी। तो क्या हम ये मनाएं कि आईसीयू में कोई पेशेंट की मौत हो जाए तब हमारे पेशेंट को आईसीयू में जगह मिलेगी? नहीं नहीं, आप यह भी कह सकते हैं वह ठीक हो जाए। यह दिल्ली के सरकार के अस्पताल और एक पेशेंट को लेकर उसके परिजनों के बीच का एक संवाद भर है। यानी दूसरे की मौत, खुद की जिंदगी, या फिर दूसरे की जिंदगी और खुद की मौत। जिसको भी जिस नजरिए से देखना है देख लीजिए, लेकिन यह एक स्थिति है कि बेड आपको तभी मिलेगा जब अंदर के पेशेंट की मौत होगी या वो ठीक हो जाए। और स्थितियां बतलाती हैं कि ठीक होने वालों की तादाद मौत की तादाद में बेहद कम है। और हर किसी को अस्पताल का एक बेड तो चाहिए ही, और बेड मिल जाए तो उसके बाद आईसीयू चाहिए। इन परिस्थितियों में दिल्ली के भीतर जब यह स्थिति है तो देश के अलग अलग हिस्सों में क्या स्थिति होगी यह कल्पना के परे है। और शायद इसीलिए आज हम सबसे बड़ा सवाल यही उठाना चाहते हैं, क्या वाकई इस देश को देखने का नजरिया अब सत्ता के पास बचा नहीं है? या इस देश के भीतर में किसी भी तरीके से कोई मैनेजमेंट हो, कोई प्लानिंग हो, इसकी कोई सोच नहीं बची है? और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दरअसल इस देश को देखा जाए तो कैसे देखा जाए? समूचे देश को एक नजर से देखना है और राजनीति इसकी इजाजत देती नहीं है। राजनीति ने तो लोगों को जातियों में भी बांटा है, धर्म में भी बांटा है, अपने वोट बैंक के रंग में भी बांटा है, अलग अलग परिस्थितियों के बीच। लेकिन जब मौत हर किसी को अपने भीतर समेटने को आमादा है तब फिर आप क्या कहेंगे? हमें लगता है कि इस देश को देखने का नजरिया होना क्या चाहिए, और खास तौर से तब जब देश की सुप्रीम कोर्ट भी बीते 7 दिनों में जितनी बार भी सुनवाई की है उसने इसी बात का जिक्र किया है कि कुछ आदेश देने से शायद कुछ नहीं निकलेगा, एक साथ सबको काम करना पड़ेगा। और इसीलिए हाईकोर्ट ने जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जिक्र किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, यह कहते हुए अगर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो गई तो फिर काम कौन करेगा? और अब भी देखिए, जो सेंट्रल विस्टा चल रहा है बीचों बीच दिल्ली के, जहां पर खुदाई हो रही है, राजपथ खुदा पड़ा है, यह तस्वीर अब निकल कर आ रही है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इस मामले पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं। जबकि सवाल यह था कि सेंट्रल विस्टा को इसलिए रोका जाना चाहिए क्योंकि जो भी कंस्ट्रक्शन होता है उससे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में धूल गर्द उड़ती ही है, और आने जाने वाले लोगों के फेफड़ों में वह धूल गंध जाती ही है। और ऐसे मौके पर जब इस देश के भीतर में, वह भी राजधानी में, सांस भारी पड़ रही है तो इस पर रोक तो तुरंत लग जानी चाहिए, यूं ही लग जानी चाहिए, एक सामान्य ज्ञान की सोच है। लेकिन नहीं, सब कुछ चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आकर चीजें बदल क्यों जाती है? सत्ता के चश्मे से देखिए, रायसीना हिल्स पर चढ़िए और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के भीतर बैठे हुए बड़े बड़े बाबुओं को देखिए और तब समझने की कोशिश कीजिए इस देश को देखने का नजरिया कहां गायब हो गया है। दुनिया भर से मदद आ रही है, लेकिन वो मदद राज्यों तक पहुंच क्यों नहीं पा रही है, अस्पतालों तक पहुंच क्यों नहीं पा रही है? हर कोई मदद करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है, लेकिन वो मदद अब भी समूचे देश में क्यों नहीं पहुंच पाती है? जबकि हर कोई जान रहा है ये वायरस न गरीब देखता है, न रईस देखता है, न शहर देखता है, न गांव देखता है। तो हमें लगता है कि आज एक ऐसा मौका है इस देश को देखने का नजरिया क्या हो, और ऐसी कौन सी प्लानिंग बनाई जाए जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी तक अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है या वो प्लान बना नहीं पा रहा है। मोदी सरकार भी कोई प्लान नहीं बना पा रही है, राज्य सरकारों ने भी अपने तौर पर कोई प्लान बनाया नहीं है।
जबकि सच यह है कि इस देश के भीतर में दो ही ऐसे सिस्टम हैं जो गांव के अंदरूनी हिस्से तक जाते हैं। उसमें इस देश का एक पीडीएस सिस्टम है, यानी राशन दुकानों का सिस्टम, और दूसरा इस देश के बैंकिंग सर्विस का सिस्टम है, जो बैंकों के ब्रांच के जरिए समूचे देश में फैला हुआ है। तो और इस देश के भीतर जो नौकरशाही है, उनके साथ जितनी बड़ी तादाद में केंद्र और राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारी जुड़े हुए हैं, अगर उन्हें भी लगा दिया जाए, और इस देश में तकरीबन 12.5 लाख डॉक्टर, अगर उन्हें भी लगा दिया जाए तो भी आप एक सिस्टम बना सकते हैं। तो आइए आज हम जरा इस सिस्टम पे बात करें। इस देश में क्यों एक ऐसे प्लानिंग की जरूरत है जहां पर आप देश को देखने का नजरिया बिल्कुल साफ दिखाई देने लगे। यानी दो ही जरूरतें तो पूरी करनी है, एक वैक्सीन हर तक पहुंचाना है, दूसरा ऑक्सीजन के संकट या ऑक्सीजन की कमी से किसी को मरने देना नहीं है। और इन दोनों परिस्थितियों को इस देश में लागू कराने में क्यों दिक्कत आ रही है, हमें लगता है कि यह आप आखिर में सोचिएगा। पहले जरा समझ लीजिए क्या स्थिति इस देश के भीतर की है। आज भी स्विट्जरलैंड से 600 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आए हैं, 50 वेंटिलेटर आए हैं। नीदरलैंड से आज ही 439 वेंटिलेटर आए हैं, 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आए हैं। बैंकॉक से एयरफोर्स का जहाज आज ही 4 क्रायोजेनिक कंटेनर लेकर पहुंचा है। और बाहर से जो आया हुआ माल है उसकी तादाद तकरीबन 6000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की है, लगभग 3500 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर की है, 9,28,000 मास्क भी आए हैं और 1,36,000 से ज्यादा रेमडेसिविर भी आए हैं। इस बीच में आरबीआई ने भी कहा है कि 50,000 करोड़ जो लिक्विडिटी विंडो है वो हेल्थ सेक्टर के लिए खोल रही है। इस बीच में यूबीएस जो स्विस बैंक है उसने तकरीबन $1.5 मिलियन की मदद का ऐलान भी किया है। सिटी ग्रुप ने भी 200 करोड़ देने की बात की है। जो वेदांता ग्रुप है उसने गुड़गांव में 100 बेड का एक हॉस्पिटल बनाने का जिक्र किया है। स्टार इंडिया 50 करोड़ दे रहा है। इंडिगो विमान लगातार एयरलिफ्ट कर रहा है और बीते दिनों तक यानी कल तक तकरीबन उसने 2717 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो हैं थाईलैंड से, चाइना से, कतर से, हांगकांग से, सिंगापुर से वह लेकर आ गया है। और कुल मिलाकर इस देश के भीतर में बाहर से और राज्यों के भीतर पहुंचाने की जो एयरलिफ्टिंग है इंडिगो के जरिए वो तकरीबन 4142 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की। इन बातों का जिक्र हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि अगर इन्हें जोड़ते चले जाइएगा उस संकट को लेकर जो देश के भीतर में है, और अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक हो जाए और तेजी से हो जाए तो सब कुछ आपके अनुकूल हो जाएगा। लेकिन हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है, देश को देखने का नजरिया नहीं है। इसीलिए देश के 16 हाईकोर्ट में अलग अलग तरीके से मामले चल रहे हैं। हर राज्य सरकार अपने तौर पर कुछ कहती है, पिटीशन देने वाला अपने तौर पर कुछ कहता है। केरल हाईकोर्ट के पास पिटीशन पहुंची कि दरअसल आरटीपीसीआर जो टेस्ट प्राइस है स्टेट चाहती है, यानी वहां की जो वामपंथी सरकार है उसने कहा कि 1700 रुपए बहुत कॉस्टली है, हमने सर्वे कराया, 500 रुपए से ज्यादा ये होना नहीं चाहिए। उसके खिलाफ भी हाईकोर्ट में पहुंच गए। तो हाईकोर्ट ने कहा हम रोक नहीं लगा सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने तौर पर कीमत सही बताई है, उन्होंने पूरा सर्वे किया है। तो आरटीपीसीआर का रेट क्या हो यह भी इस देश को पता नहीं है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। कल तक वह सेम डे में आ जाती थी रिपोर्ट, आज की तारीख में 3 दिन लगते हैं। वैक्सीनेशन अलग अलग प्राइवेट अस्पतालों में अलग अलग कीमत वसूली जा रही है, वो कितनी भी कीमत हो सकती है। प्राइवेट अस्पतालों में सवाल 250 रुपए का था, लेकिन कहीं पर 500 लिए जा रहे हैं, कहीं 800, कहीं 900, कहीं 2000 रुपए भी लिए जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन कोई रोक नहीं है। जो मेडिसिन की अवेलेबिलिटी है उसको लेकर भी हाई कोर्ट में ये सारे मामले अलग अलग तरीके से पहुंचे हैं और राहत देने के लिए, जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट में कहा गया जो कि ज्वेलिंस जो 18 साल से नीचे के बच्चे हैं उनको कैसे आप देखेंगे, उनकी दिशा में जाइए। जो 18 से 21 साल के बच्चे हैं जो कैद हैं उनको आप कैसे वैक्सीन देंगे यह भी देखिए आप अपने तौर पर। यानी इस देश के भीतर में जितने हाई कोर्ट है और इन सब के ऊपर बैठी हुई सुप्रीम कोर्ट जो है वह अपनी चिंता तो व्यक्त कर रही है, लेकिन वह भी कोई प्लान नहीं दे रही है। वो मानकर चल रही है कि अगर हमने कोई निर्देश आदेश दे दिया तो जो भी चला आ रहा है प्रोसेस वह भी तहस नहस हो जाएगा। तो हमें लगता है कि जब हम इन बात का आज आपसे जिक्र करना चाहते हैं कि इस देश के भीतर को समझने की कोशिश कीजिए, तब उसमें ऑक्सीजन का जिक्र से शुरुआत करते हैं। इस देश के भीतर में प्रतिदिन
ऑक्सीजन का उत्पादन जो है वह लगभग 7,200 मीट्रिक टन है। इसके अलावे जो पड़ा रहता है, जो जिस तरह एफसीआई के गोडाउन में अनाज पड़ा रहता है, वैसे ही सारे ऑक्सीजन का उपयोग भारत में नहीं होते आया, उनकी कहीं ना कहीं उसको रखा भी जाते रहा। वह भी बड़ी तादाद में है, तकरीबन 50,000 मीट्रिक टन से लेकर 1 लाख मीट्रिक टन के बीच में वह भी पड़ा हुआ है। अलग अलग जगहों पर उसकी मौजूदगी छिटपुट मौजूद है, क्योंकि इस देश के भीतर में 500 से ज़्यादा फैक्ट्रियां हैं जहां पर हवा से ऑक्सीजन निकाला जाता है। उसको शुद्ध करने का एक तरीका होता है, लिक्विड ऑक्सीजन बनाई जाती है जो बड़े हल्के नीले रंग की होती है, और यह क्रायोजेनिक गैस कहते हैं इसको। इसका टेम्परेचर -183 डिग्री के तकरीबन होता है, और इसी को सिलेंडर या टैंकर में भरकर ले जाया जाता है। अस्पतालों के पास अपने टैंकर होते हैं तो उसके जरिए वो काम चलाते हैं। सवाल यह है कि इस देश के भीतर में अगर आप राउरकेला या हल्दिया में देखिएगा तो वहां के स्टील प्लांट में भी ऑक्सीजन है, लेकिन कहां ले जाना है, कैसे ले जाना है, किस रूप में ले जाना है। एक टैंकर को भरने में 2 घंटे लगते हैं, फिर उस टैंकर को कहीं ले जाके खाली कराइए, उसमें वक्त लगता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रक चल सकता है, उसको रेलगाड़ी में ले आया गया। कई जगहों से एयरलिफ्टिंग की बात शुरू हुई, लेकिन ये बातें एक सिस्टम नहीं है। इसीलिए दिल्ली का रोना है कि जो हमको निर्धारित किया गया वह तो दे दीजिए। आज पश्चिम बंगाल की तरफ से भी ममता बनर्जी ने पत्र लिख दिया, हमको भी जो चाहिए उतना तो दे दीजिए, हमको 550 मीट्रिक टन चाहिए, और जितना उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है वह भी कहीं कहीं भेज दिया जा रहा है, और वह भी तकरीबन 150 से 350 मीट्रिक टन के भीतर ही होता है। तो हर राज्य के सामने अगर ये संकट है, और अगर हम जोड़ना शुरू करें भारत के भीतर में जितनी ऑक्सीजन की उपलब्धता है, अगर उसको सिस्टमेटिक तरीके से मरीजों के साए तले उनको जो जरूरत है उसका एवरेज निकालना शुरू करें, तो एक बात तो क्लियर है कि ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन में तुरंत परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी। उसके समानांतर में वैक्सीन का जिक्र भी बार बार हो रहा है कि समूचे देश को वैक्सीन कैसे लगाई जाए। आज की परिस्थिति यह है कि आप दिल्ली एनसीआर के इलाके में देखिएगा तो सब जगह आपको, अगर आप जाइएगा, जो इनके पोर्टल सिस्टम है और जो बनाया गया है कि इसमें आप अपने आप नाम को रजिस्ट्रेशन कराइए, हर जगह आपको दिखाई देगा कि बुक्ड है, वहाँ चीज़ें उपलब्ध नहीं है। जहाँ उपलब्ध है वहाँ कई मुश्किलें हैं। उन अस्पतालों में जाइएगा तो वहाँ की भीड़ भाड़ आपको डराएगी कि कहीं आपको कोविड ना हो जाए। यानी कोई सिस्टम इस रूप में देश को देखने का क्या होना चाहिए, ये डेवलप किया ही नहीं गया। तो हमें ये लगता है कि इस देश के भीतर में 2 ही सिस्टम सही मायने में आज़ादी के बाद से धीरे 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 सिस्टमेटिक होते चले गए। एक भारत में राशन दुकान, गांव के भीतर भी आपको राशन की दुकान मिल जाएगी, और दूसरा इस देश के भीतर में बैंकों के जो ब्रांचेस देश भर में फैले हुए हैं उसको लेकर नजरिया होना चाहिए। सवाल यह है कि वैक्सीनेशन को लेकर क्या आप इन दोनों को आधार बना सकते हैं। इस देश के भीतर में तकरीबन 5.5 लाख राशन दुकान है। इस देश के भीतर में तकरीबन 88,443 बैंकों के ब्रांच है, वो सरकारी बैंकों के ब्रांच, प्राइवेट नहीं, सरकारी बैंकों के ब्रांच इतनी तादाद में है। जो एटीएम्स हैं उनकी संख्या भी 2 लाख के लगभग है पूरे देश के भीतर में, उससे ज़्यादा ही होगी। सवाल यह है कि सेंटर्स, जो वैक्सीन के सेंटर हो, उनको अगर डॉक्टर्स की मौजूदगी में आप देखना चाहते हैं तो इस देश के भीतर में लगभग 12.5 लाख डॉक्टर्स हैं। उन 12.5 लाख डॉक्टर्स का क्या उपयोग, किस रूप में उपयोग हो रहा है, क्या सरकार के पास इसका कोई डाटा है? और इस देश के भीतर में जब हमने आपसे जिक्र राशन दुकान का किया तो हमको लगता है इस देश को आप जब देखेंगे तो कैसे देखेंगे, जिले के तौर पर देखेंगे, पंचायत के तौर पर देखेंगे, कैसे देखेंगे इस देश को? और जब आप देखना शुरू करेंगे तो उसका उसी रूप में आप बिल्कुल चाहेंगे कि निदान मिल जाए। हमने जब इन चीज़ों को परखना शुरू किया तो 2-3 बात निकल कर आई। इस देश के भीतर में तकरीबन 30 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत स्तर के हैं। तकरीबन ग्राम पंचायत भारत में 2,53,163 है। अगर मान लीजिए इस वायरस को लेकर ये मान लिया गया है कि ये अमीर गरीब नहीं देखता है, शहर गांव नहीं देखता है, और गांव में स्थिति फैलेगी तो और नाजुक हो जाएगी, तो आपको ग्राम पंचायत स्तर तक जाना होगा। यह संभव नहीं है कि आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो ग्राम पंचायत के दायरे में भी नहीं आ पाते हैं। इस देश के भीतर में जितनी बड़ी तादाद में ग्राम पंचायतें हैं उसका लगभग 30 से 35% ही इस देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, तो उससे भी काम नहीं चलेगा।
इसका मतलब है कि आपको वैक्सीन देने के तरीकों को एक प्लानिंग के साथ लाना होगा और ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी एक आपको मैनेजमेंट डेवलप करना पड़ेगा। और उसके लिए आपके पास स्ट्रेंथ है, ऐसा नहीं है आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है। आज की तारीख में इस देश के भीतर में अगर राज्य और केंद्र दोनों को मिला दीजिए तो भी तकरीबन 2,15,00,000 सरकारी कर्मचारी इस देश में काम करते हैं, जो हर स्तर पर आज क्या कर रहे हैं, शायद कुछ नहीं कर पा रहे हैं। स्कूल बंद, कॉलेज बंद, हर चीज, दफ्तर बंद, हर चीज बंद है। तो सरकारी कर्मचारियों को जो पेमेंट मिलता है टैक्स पेयर के जरिए, और सरकार को भी जो मिलता है, उनके मंत्रियों को भी मिलता है, जिनको भी इस देश के जरिए पैसे मिलते हैं कमाई के, हमें लगता है कि अब असल में उसी का नमक अदा करने की बारी आ गई है, क्योंकि देश के भीतर में एक आपात परिस्थितियां हैं। और शायद 2.5-2 करोड़ जब हम सरकारी कर्मचारी का जिक्र कर रहे हैं, तो हमने यह भी कोशिश की कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अपने तौर पर चाहे तो वो कैसे, किस रूप में काम कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो सिविलियन एम्प्लॉयज हैं उनकी संख्या लगभग 31-32 लाख है। अब आप सोचिए 31-32 लाख लोग, इनको जो पेमेंट होता होगा टैक्स पेयर का पैसा, और आपको ये जानना चाहिए कि ये जो एम्प्लॉयज हैं इनके लिए सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए इनके पेमेंट, इनके वेतन पे जाता है। तब इतनी बड़ी तादाद में आपके पास स्ट्रेंथ, डॉक्टरों की 12.5 लाख, सरकारी कर्मचारी राज्य और केंद्र मिलाकर तकरीबन 2.25 करोड़, और अगर केंद्र सरकार का सिर्फ दीजिएगा तो सिर्फ 32 लाख के लगभग में। इसमें हम सेंट्रल पुलिस फोर्स को नहीं जोड़ रहे हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 9 लाख से ज़्यादा की है। और इसमें हम यह भी नहीं जोड़ रहे हैं कि किस रूप में आर्म फोर्सेस की मौजूदगी है। आर्म फोर्स की भी लगभग 14 लाख इस देश के भीतर में है। जब अमेरिकी वैज्ञानिक तक कह रहे हैं कि भारत को अब कलेक्टिव वे में इस देश के भीतर में वैक्सीनेशन और जो मरने की परिस्थिति है उसको टालने के लिए अस्पताल, बेड, ऑक्सीजन, इसकी जरूरत है, और आपके पास जो पूरी स्ट्रेंथ है सरकारी कर्मचारियों की, जो पूरी स्ट्रेंथ है डॉक्टर्स की, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं एलोपैथिक के, आपके पास जो पूरी स्ट्रेंथ है, अलग अलग बैंक के एटीएम्स को ही ले लीजिए, सारे एटीएम को अगर आपने एक झटके में तब्दील कर दिया इस देश के भीतर में कि वह वैक्सीनेशन सेंटर है, या फिर अगर आपको ऐसी सुविधा के साथ चाहिए तो बैंक को ले लीजिए, और उसमें भी अगर और आगे बढ़ना है, आपको ग्रामीण स्तर पे जाना है, तो आप राशन दुकानों को ले लीजिए। राशन दुकान इस देश में 5.5 लाख है, जो कि ग्राम पंचायतों को भी अपने अंदर, गांव गांव के भीतर घेर लेते हैं। तो आपको कोई एक सिस्टम तो बनाना होगा, क्योंकि जब आप ये कहते हैं अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, तो रजिस्ट्रेशन कराने की स्थिति में शहर के लोग ही आएंगे, उसमें भी पढ़े लिखे ही लोग आ पाएंगे, और उसमें भी जिनके हाथ में मोबाइल या टेक्नोलॉजी से जो जुड़ाव होगा, क्योंकि लॉकडाउन की परिस्थिति है देश भर में, आवाजाही तो हो नहीं सकती है कि जगह जगह गए और कहीं पर बैठकर आपने लैपटॉप, उसके कंप्यूटर का इस्तेमाल किया और रजिस्ट्रेशन का, ये भी संभव नहीं है। यह भी जरूरी नहीं है कि हर मोबाइल रखने वाले के पास उसका अपना नेट भी हो, यह भी संभव नहीं है। तो आपको खुद स्टेट को यह इनिशिएटिव लेना है कि वह किन रास्तों से चल के एक ऐसी प्लानिंग करे और मैनेजमेंट को डेवलप करे जिसके जरिए इस देश में हर उस सेंटर पे जहां पर इस देश के ग्रामीण भारत के लोग भी जाते हैं और शहरी लोग भी जाते हैं, बैंक पूरे मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास के दायरे में आ जाता है। जनधन योजना के तहत कहा गया नहीं, अब ग्रामीण भी जाने जा रहे हैं, गरीब भी जा रहे हैं, जनधन बैंक खाते खुल गए हैं, तो चलिए बैंक को एक बेसिक बनाते हैं। 88,000 बैंक के ब्रांच हैं, लेकिन उसके बाद भी जो छिटपुट ऐसे इलाके हैं, छत्तीसगढ़ के इलाके, उड़ीसा के इलाके, तेलंगाना के इलाके, आंध्र प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा है, ग्रामीण हिस्सा, जो कि एक लिहाज से कटा हुआ है इस देश के भीतर में अपनी जिंदगी। जो भी ट्राइबल्स इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, जहां पर टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची है, जहां परेशानी है, वहां पर आपको राशन दुकान में तो लोग लेने जाते होंगे, हर महीने जाते हैं राशन लेने के लिए कि 5 किलो अनाज मिल जाए, और अब तो 2 महीने फ्री भी आप दे रहे हैं, हर प्रति व्यक्ति 5 केजी दे रहे हैं। तो हर कोई जाएगा ही राशन दुकान में उस फ्री अनाज को लेने के लिए, वहां पर उसका वैक्सीनेशन मस्ट किया जाए, उसके राशन कार्ड में लिख दिया जाए कि आपको वैक्सीनेट कर दिया गया है। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की एक मौजूदगी है, उस मौजूदगी को आपको सिंक्रोनाइज करना है स्टेज बाय स्टेज, और ये इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि इस देश के भीतर में आपके यहां सब कुछ ठप पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं हो पा रहा है। और जैसे ही हम डॉक्टर्स का जिक्र करते हैं, उसमें यह समझिए कि इस देश के भीतर में जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं उनकी संख्या है 12,55,786।
इतनी बड़ी तादाद में डॉक्टर्स की मौजूदगी है, लेकिन इसका एक दूसरा सच भी है। इस कोविड बीमारी से पिछले फर्स्ट राउंड में तकरीबन 196 डॉक्टरों की मौत हो गई। 170 इसमें से डॉक्टर ऐसे थे जिनकी उम्र 50 से ज़्यादा थी। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट है, जिसके मातहत लगभग 3.5 लाख डॉक्टर सदस्य के तौर पर इनसे जुड़े हुए, उन्होंने बताया। अब दूसरे वेव में कितने डॉक्टर्स मरे होंगे, तो हम अपने बेहतरीन डॉक्टर्स को भी बचा पा रहे हैं या नहीं, हम अपने बेहतरीन साइंटिफिक दिमाग को भी बचा पा रहे हैं या नहीं। हमारे ध्यान दीजिए तो एक लाइन से जब नजर आएगा तो प्रोफेशनल्स की मौत की संख्या बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब है कि सिस्टम हमारा ना सिर्फ कोलैप्स किया हुआ है, बल्कि यह एक मिसमैनेजमेंट और नॉन प्लानिंग की एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें हमारे पास हमारे पार्लियामेंट्रीज को ही अगर इनको हेड बना दिया जाए कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ग्राम पंचायत के स्तर पर वैक्सीनेशन की व्यवस्था इस रूप में करेंगे, जो उनके चुने हुए नुमाइंदे हैं उनके साथ भी बैठक करेंगे, डीएम बीडीओ के लेवल तक चीज़ें जाएंगी और उनको साथ जोड़ा जाएगा, तो फिर आपके यहाँ जो सक्रिय होने वाले लोग होंगे, अगर 30 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं तो 2 करोड़ से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी हैं। यानी 130-35 करोड़ के देश को बचाने के लिए एक सक्रियता इस रूप में लाने की जरूरत है, जहां पर लगे कि ऊपर से नीचे तक मैनेजमेंट काम कर रहा है। प्रधानमंत्री की बैठक हो या नेताओं की बैठक हो, इससे काम कहां चलेगा, या ब्यूरोक्रेट बैठ रहे हैं। आज हाईकोर्ट में कहा जा रहा था कि देखिए चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी की मीटिंग है, सुप्रीम कोर्ट में इसकी जानकारी दी गई, हर जगह पे जानकारी दी जा रही है, हम लोग बैठक कर रहे हैं और इसको निदान करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास जब स्ट्रक्चर बना हुआ है, राशन की दुकानों में लोग जाएंगे और जो किसान सम्मान निधि के मातहत ही जोड़िए, लगभग आप ही जानकारी देते हैं, सरकार की तरफ से ही ये जानकारी बार बार निकल कर आती है कि हमने इतने किसान सम्मान निधि के तहत इतने करोड़ किसानों को ये लाभ दे दिया। उनकी संख्या 9.5 करोड़ आप बतलाते हैं, 8.5 से 9.5 करोड़ के बीच में बताते चलते हैं। अगर किसान सम्मान निधि के तहत भी बैंकों में जा रहे हैं और उनके खातों में जा रहे हैं तो पैसा निकालने वो वहां पर भी जाएंगे, तो इनका वैक्सीनेशन भी उसके साथ हो जाएगा कि आप पैसा भी निकालेंगे तभी जब आप वैक्सीनेट होंगे। और लेकिन वैक्सीनेशन वहां पहुंचाने की दिशा में भी होगा। दुनिया भर की कंपनियों को लेकर पेटेंट की बात अब खत्म हो गई है। अब यह सवाल है कि दुनिया भर की वह तमाम कंपनियों के साथ भारत सरकार क्यों नहीं अभी तक कांटेक्ट कर पा रही है कि आप हमको वैक्सीनेशन दीजिए, हमारे फ्री मार्केट में लेकर आइए। जो पैसे से लगाना चाहते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में जाएं, पैसे से लगा लें और बाकी हम फ्री ऑफ कॉस्ट इतना इस मात्रा में लेंगे। हमने उस दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाया। ये सारी परिस्थिति बताती है कि हम अपने तौर पर अभी भी मैनेजमेंट के हिसाब से चीज़ों को नहीं चला पा रहे हैं। इसके बाद आइए जो बेसिक नौकरशाही है, क्योंकि कहते हैं भारत को हमेशा नौकरशाह चलाता है। तकरीबन 6,500 आईएएस इस देश में बैठे हुए हैं। आज की तारीख में 6,500 आईएएस क्या कर रहे हैं? अगर इनको भी कमांड दे दी जाए, 6,500 भागों में इस देश को हर आईएएस के दायरे में भेजा जाए, क्योंकि इस देश के भीतर में जो सेंट्रल डिपुटेशन पर आते हैं उनकी संख्या भी लगभग 1,500 के लगभग होती है या उससे कुछ कम की परिस्थिति में होती है। और लगभग जो अलग अलग कैडर से आए हुए हैं, जैसे आप कहिएगा बिहार कैडर से 38 आईएएस आए हुए हैं, 74 आईएएस स्कूल हैं बिहार कैडर के, 38 सेंटर के साथ हैं, गुजरात के 17 आए हुए हैं, तमिलनाडु के 22 आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के 44 आए हुए हैं। अलग अलग राज्यों की लिस्ट जब हम देखना शुरू करते हैं तो इन राज्यों को भी अगर उन आईएएस के दायरे में अगर आप सीनियर पोस्ट को मेंटेन करना भी चाहते हैं तो पॉलिटिशियन है और आईएएस है, इन्हीं की निगरानी में करना शुरू कीजिए। उसके नीचे आइएगा तो जो दूसरे अधिकारी हैं उनको साथ जोड़िएगा। पंचायत लेवल का चुनाव कराने के लिए इस देश में शिक्षकों को चुनाव कराने के लिए झोंका जा सकता है। और यह भी खबर आ जाती है कि 700 से ज़्यादा शिक्षकों की मौत उत्तर प्रदेश में उस इलेक्शन को कराने में हो गई। इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर नियुक्ति कर देता है। इस देश के भीतर में 700 से 900 कंपनियां हर 40 सीटों पर पश्चिम बंगाल में चुनाव करा रही थी। तो सारी चीजों को लेकर ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन और वैक्सीनेशन को लेकर क्यों नहीं जोड़ा जा सकता है? क्या कोई प्लान बनाने को तैयार नहीं है? और नीति आयोग का ऐसे में कोई काम नहीं है क्या? ये सारे सवाल इसलिए अब जरूरी हो चले हैं क्योंकि देश एक लिहाज से दुनिया के सामने शायद एक ऐसी अंधेरी अवस्था में सामने खड़ा है जहां पर लगता है भारत दुनिया के सामने सिर्फ हाथ फैलाए हुए खड़ा है
कि हमें कुछ दे दीजिए, और उसको आने के बाद भी हम चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया के सामने भारत की जो पूरी की पूरी परिस्थिति है, उसमें लगता है इनका मिसमैनेजमेंट ही नहीं, बल्कि इन्होंने कोई आधार देश को एक साथ देखने की कोशिश ही नहीं की कि देश को ऐसे भी एक साथ देखा जा सकता है। और आखिरी बात जो पहली बात से शुरू हुई थी, ये वाकई वो संवाद का हिस्सा है जिसमें कहा जाता है कि बेड खाली तब होगा जब उसका पेशेंट मर जाएगा, तो आपको बेड दे देंगे। और उस बेड को मिलने के बाद जब वो कहता है हमको आईसीयू में ले जाइए, आईसीयू और बाहर के बेड में भी अंतर है। आईसीयू के भीतर मेडिकल नॉर्म्स अलग हो जाते हैं, वहाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन भी मिल जाता है, वहाँ पे आपको ऑक्सीजन कोई नहीं काटेगा। लेकिन एक सामान्य बेड की स्थिति अलग होती है। क्राइसिस होने पे सबसे पहले सामान्य बेड की चीज़ है, वहाँ पर भी कहा जाता है अंदर व्यक्ति मर जाएगा। तो यह स्थिति इस देश की रायसीना हिल्स पर चलते हुए नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को देखते हुए अगर आपके जहन में आती है, तो फिर रायसीना हिल्स का नाम भी बदल डालिए। राजपथ तो यूं ही सेंट्रल विस्टा के तहत खुद चुका है, तो रायसीना हिल्स इस देश के भीतर में हिल्स हो गई है या शमशान भूमि की तर्ज पर वो खड़ी हुई है। एक तरफ नॉर्थ ब्लॉक है, एक तरफ साउथ ब्लॉक है, उसी में देश के तमाम मंत्रालय काम करते हैं, प्रधानमंत्री का कार्यालय भी वहीं पर है नॉर्थ साउथ ब्लॉक में, और दूसरी तरफ ठीक सामने राष्ट्रपति भवन है। ताकत का एहसास जिम्मेदारी के साथ हो तो अच्छा होता है, अन्यथा वाकई रायसीना हिल्स नहीं, वो शमशान हिल्स है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।